नमस्कार दोस्तों, मैं जितेंद्र कुमार आप ही के ऑनलाइन यूट्यूब चैनल डेफोडिल कोचिंग क्लासेस में हार्दिक स्वागत करता हूं। दोस्तों, आज का हमारा टॉपिक है भारत के उपराष्ट्रपति। भारत के उपराष्ट्रपति, क्योंकि लास्ट वीडियो के अंदर हमने प्रधानमंत्री पर बात कर ली थी, आज हम पढ़ेंगे उपराष्ट्रपति के बारे में, यानी वाइस प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया के बारे में। तो उपराष्ट्रपति के अंदर सबसे पहले बात करते हैं हम आर्टिकल 63 की। कौन से आर्टिकल की? आर्टिकल 63 की। और आर्टिकल 63 में ये बताया गया है कि भारत का एक उपराष्ट्रपति होगा। क्या बताया गया है? यानी इस उपराष्ट्रपति पद का जो उल्लेख किया गया है वो आर्टिकल 36 में किया है। उपराष्ट्रपति पद का उल्लेख किस आर्टिकल में किया गया है? आर्टिकल 63 के अंदर। क्योंकि 52 से 62 तक हमने राष्ट्रपति के बारे में पढ़ा था, और उससे आगे जब हम चलते हैं आर्टिकल 63 से 71 तक, तो आर्टिकल 63 से 71 तक भारत के उपराष्ट्रपति के बारे में प्रावधान किया गया है। तो सबसे पहले हमने बात की आर्टिकल 63 की, और आर्टिकल 63 में इस उपराष्ट्रपति पद का उल्लेख किया गया है कि भारत का एक उपराष्ट्रपति होगा। इसके बाद बात करें दोस्तों, ये जो उपराष्ट्रपति पद है ये हमने अमेरिका के संविधान से ग्रहण किया है। किस देश के संविधान से ग्रहण किया है? अमेरिका के संविधान से ग्रहण किया है। क्योंकि पहले अमेरिका के संविधान में इस प्रकार की व्यवस्था थी, वहां पर जो व्यवस्था है वो इस प्रकार से है कि जब राष्ट्रपति का चुनाव होता है और राष्ट्रपति पद के लिए जब दो कैंडिडेट खड़े होते हैं तो उसमें से एक राष्ट्रपति पद के लिए निर्वाचित हो जाता है, और जो हारने वाला होता है उसको उपराष्ट्रपति पद दे दिया जाता है। लेकिन भारत के अंदर आप देखते हैं इस प्रकार की व्यवस्था नहीं है। यहाँ पर उपराष्ट्रपति का निर्वाचन किया जाता है। तो आपसे जब पूछा जाए कि उपराष्ट्रपति पद जो है ये किस देश के संविधान से लिया है, तो हमने अमेरिका के संविधान से ये पद लिया है। इसको लेने के पीछे रीजन ये भी था कि जब राष्ट्रपति का पद अचानक खाली हो जाता है, रिक्त हो जाता है, उस परिस्थिति के अंदर राष्ट्रपति के कर्तव्यों का निर्वहन करने के लिए ये उपराष्ट्रपति पद बनाया गया है। तो ध्यान देना दोस्तों, आर्टिकल 63 जिसमें उपराष्ट्रपति पद का उल्लेख है, और ये उपराष्ट्रपति पद हमने अमेरिका के संविधान से ग्रहण किया है। इसके बाद बात करें दोस्तों आर्टिकल 64। आर्टिकल 64 आर्टिकल 64 में प्रावधान है कि उपराष्ट्रपति राज्यसभा का पदेन सभापति होगा। क्या बताया गया है कि उपराष्ट्रपति राज्यसभा का पदेन सभापति होगा। पदेन सभापति होगा। ये आर्टिकल 64 में बताया गया। दोस्तों इसमें एक शब्द आया है पदेन शब्द। पदेन को अंग्रेजी में कहते हैं एक्स ऑफिशियो। क्या कहते हैं? एक्स ऑफिशियो। दोस्तों इसको पदेन सभापति क्यों बोला जाता है? पदेन का मतलब हो गया कि इसका जो मूल पद है वो तो दूसरा है, जबकि ये राज्यसभा के सभापति के रूप में भी कार्य कर रहे हैं। जिस प्रकार से हम बात करते हैं नरेंद्र मोदी की, तो नरेंद्र मोदी का मूल पद क्या है? प्रधानमंत्री है, जबकि वो नीति आयोग का पदेन अध्यक्ष भी होता है। तो पदेन का मतलब हो गया कि जिसका मूल पद तो दूसरा हो और ये इस पद के रूप में भी कार्य कर रहा है, इसलिए ये राज्यसभा का क्या बन जाता है? पदेन सभापति बन जाता है। और पदेन को अंग्रेजी में एक्स ऑफिशियो कहा जाता है। तो आर्टिकल 64 में बताया गया है कि उपराष्ट्रपति राज्यसभा का पदेन सभापति होता है। दूसरी बात दोस्तों, ये राज्यसभा की
एकमात्र ऐसा सदन है जिसका सभापति राज्यसभा का सदस्य नहीं होता है। जब हम बात करें लोकसभा अध्यक्ष की, तो लोकसभा अध्यक्ष लोकसभा का ही सदस्य होता है। राज्यों के अंदर अगर विधानसभा की बात करें तो विधानसभा का अध्यक्ष विधानसभा का सदस्य होता है, विधान परिषद का अध्यक्ष विधान परिषद का सदस्य होता है। लेकिन ये जो राज्यसभा का सभापति होता है यानी उपराष्ट्रपति होता है, ये राज्यसभा का सदस्य नहीं होता है, बल्कि ये इसका पदेन सभापति होता है। तो ये बात ध्यान में रखना, क्योंकि क्वेश्चन पूछा जाता है इस प्रकार से कि एकमात्र ऐसा कौन सा सदन है जिसका सभापति उस सदन का सदस्य नहीं होता है, तो वो कौन सा सदन है? राज्यसभा ही एकमात्र ऐसा सदन है। इसके बाद हम बात करें आर्टिकल 65 की। आर्टिकल 65 के अंदर बताया गया है कि जब राष्ट्रपति का पद खाली होता है, रिक्त हो जाता है, उस समय राष्ट्रपति के कर्तव्यों का निर्वहन कौन करेगा? उपराष्ट्रपति कार्यवाहक राष्ट्रपति के रूप में करता है। क्या बताया गया आर्टिकल 65 में कि राष्ट्रपति की अनुपस्थिति में उपराष्ट्रपति कार्यवाहक राष्ट्रपति के रूप में कार्य करेगा। दोस्तों, जिस वक्त राष्ट्रपति का पद खाली होता है, उस स्थिति में उपराष्ट्रपति कार्यवाहक राष्ट्रपति के रूप में राष्ट्रपति के कर्तव्यों का निर्वहन करता है। और जिस वक्त उपराष्ट्रपति राष्ट्रपति के कर्तव्यों का निर्वहन कर रहा होता है, उस समय राष्ट्रपति को जो वेतन मिलता है, जो भत्ते मिलते हैं, जो शक्ति उन्मुक्त या पावर्स मिलती है, वो सारी की सारी उपराष्ट्रपति को दी जाती है। और उस समय उपराष्ट्रपति पद और राज्यसभा के पदेन सभापति के रूप में मुक्त भी रहता है। तो ध्यान देना, आर्टिकल 65 में बताया है कि राष्ट्रपति की अनुपस्थिति में कार्यवाहक राष्ट्रपति के रूप में कार्य कौन करता है? भारत का उपराष्ट्रपति करता है। और इसकी जो अधिकतम समय सीमा है वो कितनी है? 6 माह की। यानी उपराष्ट्रपति 6 माह के लिए राष्ट्रपति के कर्तव्यों का निर्वहन कर सकता है। क्यों? क्योंकि 6 माह के अंदर राष्ट्रपति के चुनाव करवा लिए जाते हैं। तो आर्टिकल 63 उपराष्ट्रपति पद का उल्लेख है जो अमेरिका के संविधान से लिया है। आर्टिकल 64 उपराष्ट्रपति राज्यसभा का पदेन सभापति होता है। और राज्यसभा ही एकमात्र ऐसा सदन है जिसका सभापति उसका सदस्य नहीं होता है। आर्टिकल 65 में देखा कि राष्ट्रपति की अनुपस्थिति में उपराष्ट्रपति कार्य करेगा। और जिस वक्त उपराष्ट्रपति राष्ट्रपति के रूप में कार्य करता है, उस समय राष्ट्रपति को मिलने वाली सारी शक्तियां, वेतन, भत्ते, विशेष अधिकार उस कार्यवाहक राष्ट्रपति के रूप में उपराष्ट्रपति को मिलता है। और ये अधिकतम 6 माह के लिए कार्यवाहक राष्ट्रपति के रूप में कार्य कर सकता है, क्योंकि 6 माह के अंदर राष्ट्रपति के चुनाव करवा लिए जाते हैं। इसके बाद हम बात करेंगे आर्टिकल 66 की। आर्टिकल 66 के अंदर उपराष्ट्रपति के निर्वाचन के बारे में बताया गया है और उसकी योग्यता के बारे में बताया गया है। आर्टिकल 66 दोस्तों, इसमें उपराष्ट्रपति के निर्वाचन, वह योग्यता का उल्लेख किया गया है। और इसमें बताया गया आर्टिकल 66 के अंदर कि उपराष्ट्रपति का निर्वाचन किस पद्धति से किया जाएगा। तो ध्यान देना दोस्तों, उपराष्ट्रपति का निर्वाचन
अप्रत्यक्ष रूप से आनुपातिक प्रतिनिधित्व की एकल संक्रमणीय मत प्रणाली तथा गुप्त मतदान द्वारा किया जाता है। गुप्त मतदान द्वारा किया जाता है। दोस्तों, जो राष्ट्रपति के बारे में बताया था, राष्ट्रपति का निर्वाचन किस पद्धति से होता है, ठीक वही पद्धति उपराष्ट्रपति के निर्वाचन में काम ली जाती है। क्योंकि राष्ट्रपति जब मैं पढ़ाया था उस समय बताया था कि राष्ट्रपति का चुनाव अप्रत्यक्ष रूप से आनुपातिक प्रतिनिधित्व की एकल संक्रमणीय प्रणाली तथा गुप्त मतदान द्वारा राष्ट्रपति का चुनाव करवाया जाता है। और यही बाद में उपराष्ट्रपति के निर्वाचन के बारे में बताया। तो इसका ज्यादा डिटेल से पढ़ने की अपनी को आवश्यकता नहीं है, क्योंकि राष्ट्रपति का जो टॉपिक था उसमें मैंने आपको पूरी तरह से बता दिया। तो अप्रत्यक्ष रूप से होता है, आनुपातिक प्रतिनिधित्व की एकल संक्रमणीय मत प्रणाली से होता है और गुप्त मतदान द्वारा इसका निर्वाचन किया जाता है। इसके बाद दोस्तों मैंने बताया था इसको अप्रत्यक्ष रूप से इसलिए कहते हैं क्योंकि इसमें सीधा जनता भाग नहीं लेती है। राष्ट्रपति का चुनाव भी अप्रत्यक्ष रूप से होता है और उपराष्ट्रपति का चुनाव भी अप्रत्यक्ष रूप से होता है। क्यों होता है? क्योंकि इनमें सीधा जनता भाग नहीं लेती है, बल्कि एक निर्वाचक मंडल होता है, उसके द्वारा इनका चुनाव करवाया जाता है। किसके द्वारा? निर्वाचक मंडल के द्वारा इनका चुनाव करवाया जाता है। और राष्ट्रपति के निर्वाचक मंडल में मैंने बताया था कौन कौन शामिल होते हैं। संसद के निर्वाचित सदस्य, राज्य विधानसभा के निर्वाचित सदस्य और दिल्ली और पुदुचेरी संघ शासित क्षेत्र के निर्वाचित सदस्य भाग लेते हैं। लेकिन उपराष्ट्रपति के निर्वाचित मंडल में इस प्रकार की व्यवस्था नहीं की गई है। इसमें केवल संसद के सदस्य भाग लेते हैं। संसद के सभी सदस्य भाग लेते हैं। ध्यान देना दोस्तों, थोड़ा सा अंतर है राष्ट्रपति के निर्वाचन मंडल और उपराष्ट्रपति के निर्वाचन मंडल में। उपराष्ट्रपति के निर्वाचन मंडल में संसद के सभी सदस्य भाग लेते हैं। सभी सदस्य का मतलब क्या हुआ कि इसमें जो मनोनीत होते हैं 14 सदस्य वो भी भाग लेंगे और जो निर्वाचित होंगे वो भी भाग लेंगे। उपराष्ट्रपति के निर्वाचन में संसद के सभी सदस्य यानी सभी मनोनीत और सभी निर्वाचित सदस्य भाग लेते हैं, जबकि राष्ट्रपति के निर्वाचन में केवल निर्वाचित सदस्य भाग ले रहे। इतना थोड़ा सा अंतर है राष्ट्रपति और उपराष्ट्रपति के निर्वाचन मंडल में। इसके बाद उपराष्ट्रपति पद के लिए जो शर्तें लागू है वो कौन कौन सी है देखते हैं। उपराष्ट्रपति पद के लिए जो कैंडिडेट खड़ा होता है उस कैंडिडेट के पास 20 प्रस्तावक और 20 अनुमोदक होना आवश्यक है। 20 प्रस्तावक और 20 अनुमोदक होना आवश्यक है। जबकि राष्ट्रपति वाले में मैंने क्या बताया था कि 50 प्रस्तावक और 50 अनुमोदक होना आवश्यक है। पहली शर्त तो ये है। दूसरी शर्त है कि उस कैंडिडेट को 15,000 रुपए आरबीआई के अंदर जमा कराना होगा जमानत राशि के रूप में। जमानत राशि के रूप में ये शर्त राष्ट्रपति और उपराष्ट्रपति दोनों के लिए शेयर है, क्योंकि राष्ट्रपति को भी 15,000 आरबीआई में जमा कराना होता है जमानत राशि के रूप में, और उपराष्ट्रपति को भी 15,000 रुपए जमानत राशि के रूप में आरबीआई में जमा कराना होता है। तीसरी शर्त यह है कि अगर
कैंडिडेट को कुल डाले गए वोट का अगर 1/6 भाग वोट प्राप्त नहीं करता है तो इसकी ये जो 15,000 की जमानत राशि है ये जब्त कर ली जाती है। कब जब्त की जाती है? जब डाले गए वोट का 1/6 भाग वोट अगर उस कैंडिडेट को प्राप्त नहीं होता है, उस स्थिति में उसके द्वारा जो आरबीआई के अंदर 15,000 की जमानत राशि जमा की गई थी वो जब्त कर ली जाती है। तो ये 3 शर्तें लागू होती हैं उपराष्ट्रपति पद के लिए। तो यहाँ पे 2 बातें आई है, एक तो चुनाव की प्रणाली अप्रत्यक्ष रूप से आनुपातिक प्रतिनिधित्व की एकल संक्रमणीय मत प्रणाली तथा गुप्त मतदान द्वारा इनका चुनाव करवाया जाता है। दूसरी उपराष्ट्रपति पद के लिए शर्तें कौन-कौन सी लागू होगी? उपराष्ट्रपति पद के लिए 20 प्रस्तावक व 20 अनुमोदक की आवश्यकता होती है। 15,000 रुपए आरबीआई में जमा कराना होता है जमानत राशि के रूप में, और 1/6 वोट अगर नहीं प्राप्त होते हैं तो ये जमानत राशि जब्त कर ली जाती है। आर्टिकल 66 में उपराष्ट्रपति के निर्वाचन और उसकी योग्यता का उल्लेख है। निर्वाचन के बारे में हमने देख लिया, तो बात करते हैं योग्यता की। उपराष्ट्रपति पद के लिए क्या योग्यता चाहिए? दोस्तों सिंपल है, पहली योग्यता कि वो भारत का नागरिक होना चाहिए, भारत का नागरिक होना चाहिए। दूसरा, उसके लिए कम से कम 35 वर्ष उम्र होनी चाहिए, यानी न्यूनतम उम्र कितनी होनी चाहिए उपराष्ट्रपति बनने के लिए? 35 वर्ष होनी चाहिए। इसके बाद वो राज्यसभा का सदस्य बनने की योग्यता रखता, राज्यसभा का सदस्य बनने की योग्यता रखता। और चौथी शर्त कि वो भारत सरकार के अधीन किसी लाभ के पद पर ना, लाभ के पद पर ना। आर्टिकल 66 में ही उपराष्ट्रपति की योग्यता के बारे में बताया है, और योग्यता के अंदर क्या बताया है कि वो भारत का नागरिक होना चाहिए। भारत का नागरिक का मतलब यहाँ ये नहीं बताया गया है कि वो जन्म से भारत का नागरिक होना चाहिए, केवल इतना लिखा गया है कि भारत का वो नागरिक होना चाहिए। उसके लिए 35 वर्ष कम से कम उम्र होनी चाहिए, और वो राज्यसभा का सदस्य बनने की योग्यता रखता। ध्यान देना दोस्तों, यहाँ पे लिखा हुआ है राज्यसभा का सदस्य बनने की योग्यता रखता हो, ये उपराष्ट्रपति के बारे में, जबकि मैंने राष्ट्रपति के बारे में बताया था कि लोकसभा का सदस्य बनने की वो योग्यता रखता हो। ध्यान देना दोस्तों, यहाँ से एग्जाम कंफ्यूज करने के लिए यहाँ राज्यसभा के जगह संसद नाम डाल देगा या लोकसभा नाम डाल देगा कि वो संसद का सदस्य बनने की योग्यता रखता हो। अगर इस प्रकार से कथन आ गया तो वो गलत हो जाएगा। अगर राज्यसभा की जगह लोकसभा नाम आ गया कि लोकसभा का सदस्य बनने की योग्यता रखता हो, तो ना ही तो संसद ना ही लोकसभा, केवल राज्यसभा का सदस्य बनने की अगर योग्यता रखता है तो उसे उपराष्ट्रपति बनाया जा सकता है। और चौथा है लाभ के पद पर वो नहीं होना चाहिए। तो इस प्रकार से आर्टिकल 66 के अंदर उपराष्ट्रपति के निर्वाचन और योग्यता का उल्लेख किया गया है। अब बात करते हैं आर्टिकल 67 की, आर्टिकल 67 की। और आर्टिकल 67 के अंदर उपराष्ट्रपति के कार्यकाल का उल्लेख किया गया है। उपराष्ट्रपति के कार्यकाल का उल्लेख किया गया। किस आर्टिकल में किया गया? आर्टिकल 67 के अंदर उपराष्ट्रपति के कार्यकाल का उल्लेख किया गया है। और दोस्तों
दोस्तों आप अच्छी तरह से जानते हैं कि उपराष्ट्रपति का जो कार्यकाल है वो कितना होता है, सामान्यतः 5 वर्ष होता है। उपराष्ट्रपति का कार्यकाल कितना होता है, 5 वर्ष का इनका कार्यकाल होता है। लेकिन 5 वर्ष से पहले भी इनके कार्यकाल को समाप्त किया जा सकता है। वो किस आधार पे किया जाएगा वो देखते हैं। अगर अगर उपराष्ट्रपति की पद पर रहते हुए मृत्यु हो जाती है तो 5 वर्ष से पहले भी ये समाप्त हो सकता है। दूसरी बात, अगर उपराष्ट्रपति स्वेच्छा से त्यागपत्र दे देता है तो 5 वर्ष से पहले इसकी अवधि कम की जा सकती है। दूसरी क्या है, त्यागपत्र। पहली कंडीशन मृत्यु की, अगर पद पर रहते मृत्यु होगी तो ऑटोमेटिक 5 वर्ष से पहले इनका कार्यकाल समाप्त हो जाएगा। अगर उसने 5 वर्ष से पहले अपनी स्वेच्छा से त्यागपत्र दे दिया तो 5 वर्ष से पहले इनका कार्यकाल समाप्त हो जाएगा। और जो तीसरी कंडीशन है वो है इसको पद से हटाने पर, इसको पद से हटाने पर 5 वर्ष से पहले इनके कार्यकाल की अवधि समाप्त हो सकती है। तो ये 3 कंडीशन है। अब बात ये आती है कि इसको पद से हटाएं कैसे। जैसे राष्ट्रपति के बारे में बताया था कि राष्ट्रपति को महाभियोग प्रक्रिया के द्वारा हटाया जाता है, लेकिन यहाँ उपराष्ट्रपति के अंदर बात करें तो इसके हटाने की जो प्रोसेस है वो महाभियोग प्रक्रिया नहीं है। यानी इनको हटाने के लिए हमें महाभियोग जैसी प्रक्रिया से होकर नहीं गुजरना पड़ता है, केवल एक अविश्वास प्रस्ताव के द्वारा इसे हटा सकते हैं। किसके द्वारा, अविश्वास प्रस्ताव के द्वारा, अविश्वास प्रस्ताव के द्वारा इसे हटाया जा सकता है। अब बात ये आती है कि ये अविश्वास प्रस्ताव कौन लेके आएगा। तो ध्यान देना दोस्तों, मैंने बताया था कि उपराष्ट्रपति राज्यसभा का पदेन सभापति होता है, इसलिए ये जो अविश्वास प्रस्ताव इसके विरुद्ध लाया जाता है ये सबसे पहले राज्यसभा के द्वारा ही लाया जाएगा। ध्यान देना, उपराष्ट्रपति के विरुद्ध जो अविश्वास प्रस्ताव आता है वो किसके द्वारा लाया जाता है, राज्यसभा के द्वारा लाया जाता है। लेकिन यहाँ पर एक शर्त रहती है और वो शर्त क्या है, जब राज्यसभा उपराष्ट्रपति के विरुद्ध अविश्वास प्रस्ताव लाती है उससे 14 दिन पहले, कितने दिन पहले, 14 दिन पहले इसकी सूचना उपराष्ट्रपति को देनी आवश्यक होती है। यानी जब राज्यसभा उपराष्ट्रपति के विरुद्ध अविश्वास प्रस्ताव लाती है तो राज्यसभा को 14 दिन पहले उपराष्ट्रपति को ये सूचना देनी होगी कि हम आपके विरुद्ध अविश्वास प्रस्ताव ला रहे हैं। इसके बाद ये जो अविश्वास प्रस्ताव राज्यसभा लाती है तो राज्यसभा के विशेष बहुमत से ये पारित होना आवश्यक है। विशेष बहुमत से, विशेष बहुमत का मतलब ये हो गया कि राज्यसभा के अंदर उपस्थित और मतदान करने वालों की 2/3 सदस्य अगर उसको पारित कर देते हैं तो उसे विशेष बहुमत कहा जाता है। ध्यान देना, राज्यसभा अविश्वास प्रस्ताव लाती है, राज्यसभा के द्वारा विशेष बहुमत से उस अविश्वास प्रस्ताव को पारित कर देती है और लोकसभा केवल इसका अनुमोदन कर देती है तो ये अविश्वास प्रस्ताव पारित हो जाता है और उसी दिन से उपराष्ट्रपति अपने पद से हट जाता है। तो ये जो प्रक्रिया है इसको हटाने की, इस पे थोड़ा ध्यान देना कि इसको महाभियोग प्रक्रिया से नहीं बल्कि अविश्वास प्रस्ताव के द्वारा हटाया जाता है। अविश्वास प्रस्ताव राज्यसभा द्वारा लाया जाता है और राज्यसभा इसकी सूचना 14 दिन पहले उपराष्ट्रपति को देती है। इसके बाद राज्यसभा अपने विशेष बहुमत से यानी 2/3 बहुमत से इसको पारित कर देती है। इसके बाद ये लोकसभा के पास जाता है और लोकसभा उसको का केवल अनुमोदन कर देती है तो उसी दिन से ये उपराष्ट्रपति अपने पद से हटा हुआ माना जाता है। तो ये है इसको हटाने की प्रक्रिया। तो 3 ऐसे कारण हैं जिस कारण से 5 वर्ष से पहले भी इनका कार्यकाल समाप्त किया जा सकता है, मृत्यु, त्यागपत्र और अविश्वास प्रस्ताव। वैसे सामान्यतः इनका कार्यकाल 5 वर्ष का होता है।
इसके बाद बात करते हैं आर्टिकल 68 की। आर्टिकल 68 दोस्तों, आर्टिकल 68 में बताया गया है कि जब उपराष्ट्रपति का पद खाली हो जाता है, अचानक रिक्त हो जाता है, तो उस कंडीशन में क्या किया जाए। तो आर्टिकल 68 के अंदर स्पष्ट रूप से ये बताया गया है कि जब उपराष्ट्रपति का पद अचानक खाली हो जाता है, उस स्थिति में शीघ्र अति शीघ्र चुनाव करवाए जाएंगे। क्या प्रावधान है? उपराष्ट्रपति की आकस्मिक रिक्ति की स्थिति में शीघ्र अतिशीघ्र चुनाव करवाए जाएंगे। दोस्तों, राष्ट्रपति के बारे में जब मैं बताया था कि राष्ट्रपति का पद अचानक खाली होता है, उस स्थिति में उपराष्ट्रपति कार्यवाहक राष्ट्रपति के रूप में कार्य करता है। लेकिन उपराष्ट्रपति का जब पद खाली होता है तो इसके बारे में लिखा गया है कि शीघ्र अतिशीघ्र चुनाव करवाए जाएंगे, ने की कार्यवाहक उपराष्ट्रपति बनाया जाए। यानी ऐसी कंडीशन जब आती है, उस स्थिति में कार्यवाहक उपराष्ट्रपति नहीं बनाया जाएगा। कार्यवाहक उपराष्ट्रपति नहीं बनाया जाएगा। और दूसरी बात, राष्ट्रपति वाले में मैंने बताया था कि 6 माह के अंदर राष्ट्रपति के पुनः चुनाव करवा लिए जाएंगे। लेकिन उपराष्ट्रपति के अंदर ये बात कहीं पर नहीं लिखी गई है कि 6 माह के अंदर चुनाव करवाए जाएंगे। केवल इतना लिखा गया है आर्टिकल 68 में कि जब खाली हो जाता है इनका पद, तो उस स्थिति में शीघ्र अति शीघ्र चुनाव करवाए जाएंगे। बस इतना संविधान में उल्लेख किया गया है। 6 माह के जो होती है इसका उल्लेख नहीं किया गया। तो ये दो कंडीशन है, राष्ट्रपति का अचानक पद खाली होता है तो कार्यवाहक राष्ट्रपति नहीं बनाया जाएगा, और दूसरा जो 6 माह की अवधि है ये इसका उल्लेख संविधान में नहीं है। केवल इतना लिखा हुआ है शीघ्र अति शीघ्र चुनाव करवाए जाएंगे। इसके बाद बात करते हैं आर्टिकल 69 की। दोस्तों, आर्टिकल 69 के अंदर उपराष्ट्रपति के शपथ का उल्लेख किया गया। किसका उल्लेख किया गया? राष्ट्रपति की शपथ का उल्लेख किया गया। और आप सब जानते हैं कि उपराष्ट्रपति को शपथ कौन दिलाता है? राष्ट्रपति दिलाता है। कौन दिलाता है? राष्ट्रपति दिलाता है। तो आर्टिकल 69 के अंदर केवल शपथ के बारे में बताया गया है कि उपराष्ट्रपति को राष्ट्रपति के द्वारा शपथ दिलाई जाएगी। इसके बाद आर्टिकल 70 की बात करें। आर्टिकल 70 के अंदर बताया गया है कि अन्य आकस्मिकताओं की स्थिति में राष्ट्रपति के कर्तव्यों का निर्वहन उपराष्ट्रपति करेगा। अन्य आकस्मिकताओं स्थिति में राष्ट्रपति के कर्तव्यों का निर्वहन राष्ट्रपति करेगा। अन्य आकस्मिकताओं की स्थिति में राष्ट्रपति के कार्यों का निर्वहन कौन करेगा? उपराष्ट्रपति करेगा, आर्टिकल 70 के अनुसार। यहाँ अन्य आकस्मिकताओं का मतलब है, दोस्तों मैं आर्टिकल 65 में बताया था
कि राष्ट्रपति का पद खाली हो जाता है, उसमें कार्यवाहक राष्ट्रपति के रूप में कौन काम करता है? उपराष्ट्रपति करता है। उस एक कंडीशन को छोड़ करके अगर कोई अन्य आकस्मिकताएं आती हैं जिनका संविधान में उल्लेख नहीं किया गया है, उस स्थिति में राष्ट्रपति के कर्तव्यों का निर्वहन भी उपराष्ट्रपति द्वारा ही किया जाएगा। ये बात आर्टिकल 70 में लिखी गई। और इसके बाद आर्टिकल 71, इसको मैंने आपको राष्ट्रपति के टॉपिक में भी बताया था। राष्ट्रपति और उपराष्ट्रपति के निर्वाचन संबंधी जब कोई विवाद आता है तो उस पर अंतिम फैसला कौन देता है? सुप्रीम कोर्ट के द्वारा अंतिम फैसला दिया जाता है और उसका निर्णय ही अंतिम निर्णय माना जाता है। तो आर्टिकल 71 के अंदर राष्ट्रपति और उपराष्ट्रपति दोनों के निर्वाचन संबंधी विवाद का निर्णय सुप्रीम कोर्ट द्वारा किया जाता है। राष्ट्रपति व उपराष्ट्रपति के निर्वाचन संबंधी सुप्रीम कोर्ट द्वारा दिया जाता है। यानी जब भी राष्ट्रपति और उपराष्ट्रपति के चुनाव से संबंधित कोई विवाद उठता है तो उस विवाद पर अंतिम निर्णय कौन देते हैं? भारत का सुप्रीम कोर्ट ही देता है और उसी का निर्णय अंतिम निर्णय माना जाता है आर्टिकल 71 के अनुसार। तो ये कुछ आर्टिकल थे 63 से 71 तक उपराष्ट्रपति के संबंध में, जिसको हमने देखा। सबसे पहले आर्टिकल 63 की बात की थी और उसमें उपराष्ट्रपति पद का उल्लेख था और इस प्रकार से हमने आर्टिकल 63 से 71 तक सभी आर्टिकलों को एक एक देख लिए। अब उपराष्ट्रपति के अन्य कर्तव्य कौन से हैं और आज तक के भारत के जो उपराष्ट्रपति बने हैं उनके बारे में हम नेक्स्ट वीडियो के अंदर चर्चा करेंगे। धन्यवाद।